वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? तो अभी तक जो न्यू क्रिमिनल लॉ सीरीज थी उसमें हम लोग बीएनएस को स्टार्ट कर चुके थे, भारतीय न्याय संहिता। इस पे अब तक टोटल ये वीडियो नंबर 3 है। पहले के 2 वीडियो जिसमें हमने इसका इंट्रोडक्शन और चैप्टर 1 का सेक्शन 1 ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कर चुके हैं। अभी तक अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है, ऊपर आपको आई बटन में भी दिख रहा होगा, तो उन वीडियोस को जरूर देख लें, क्योंकि देखिए बेसिक्स क्लियर होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ जो बेल आइकन है ना, इसको भी दबाना ना भूलें, जिससे कि जो आने वाले वीडियोस के अपडेट्स आपको टाइमली मिलते रहे। ये तो हो गया चैनल का प्रचार और प्रसार, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो प्लीज इन वीडियोज को शेयर करते रहें। भारतीय न्याय संहिता BNS 2023, हम कुछ बेसिक चीजों को यहाँ रिपीट करेंगे। रिकैप, एक स्मॉल रिकैप यहाँ पे करने वाले हैं हम लोग। क्या क्या रिकैप करेंगे? सबसे पहले इसका एक्ट नंबर क्या था? एक्ट नंबर 45 ऑफ 2023। सेम जो आईपीसी थी, आईपीसी में भी आपका एक्ट नंबर 45 1860 था, ठीक है ना? क्लियर? उसके बाद जो डेट इंपॉर्टेंट थी यहाँ पे, 2 ही डेट इंपॉर्टेंट है। एक आपकी है 25 ऑफ दिसंबर 2023 और एक आपकी है 1 जुलाई 24। ये आपकी इनेक्टमेंट डेट है और ये इन्फोर्समेंट डेट है। टोटल 358 सेक्शन है जिनको 20 चैप्टर्स में डिवाइड किया गया है। और जो नेचर है वो एक सब्सटेंटिव नेचर है, सब्सटेंटिव लॉ है। और जैसे आईपीसी में जब हम पढ़ते थे तो आईपीसी को हम क्या कहते थे? वी सेड दैट इट्स अ लेक्स लॉ की, लॉ ऑफ द लैंड। तो बीएनएस इज आल्सो अ लॉ ऑफ द लैंड। और इस चीज को हमने प्रीवियस वीडियो में जब सेक्शन 1 हमने क्लियर किया था वीडियो 2 में, तो सेकंड वीडियो हमने इसके ज्यूरिसडिक्शन को समझा था। सेक्शन 1 जो है, 1 सब सेक्शन 1 से लेकर के 6 तक आईपीसी के सेक्शन 1 से लेकर 5 तक को कवर करता है। तो आई होप ये सारी चीजें आप क्लियर हो गई थी। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल, इंट्रा टेरिटोरियल, किस तरह से आईपीसी किस किस पर लागू होती थी, तो बीएनएस कैसे लागू होगी, और जो चेंजेस किए गए हैं आईपीसी और बीएनएस में उनको हमने कंपैरेटिवली डिटेल्ड पढ़ा था। तो ज्यादा डिटेल में समझना चाह रहे हैं, जिसने नहीं देखा है तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्रीवियस वीडियो जरूर देख लें। आज हम, ये चैप्टर 2 नहीं होगा, पहली चीज तो गलत लिखा गया है, ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा, कोई इशू नहीं है। इट्स नॉट चैप्टर 2, इस चैप्टर 1 ही है, इट्स अ सेक्शन 2, ठीक है, सेक्शन 2। जब आप आईपीसी पढ़ते थे तो आईपीसी के अंदर आपके टोटल जो चैप्टर्स थे वो 23 चैप्टर्स थे। उसी में एक चैप्टर 2 वहां पे आता था आईपीसी में, जिसका नाम था जनरल एक्सप्लेनेशंस, ठीक है। तो जनरल एक्सप्लेनेशंस में सेक्शन 6 से लेकर, मैं आईपीसी की बात कर रहा हूं, 52A तक सारी डेफिनेशंस दे रखी थी। अब उन डेफिनेशंस को क्या कर दिया गया है, सेक्शन 2 में डाल दिया गया है, सेक्शन 1 से लेके और 2 सेक्शन, सब सेक्शन 39 तक। तो यहाँ पे जो टोटल आप देखेंगे तो 38 प्लस 1 डेफिनेशन है, 38 क्लियर डेफिनेशन है। 1 कहता है कि जो वर्ड यहाँ रेफर नहीं है वो कैसे डिफाइन होंगे, उसके बारे में बताया। एक और मैं मेजर डिफरेंस यहाँ पहले डिस्कस करना चाहता हूँ। जो चैप्टर 2 ऑफ आईपीसी था, इंडियन पिनल कोड 1860 का जो चैप्टर 2 था वो अल्फाबेटिकल नहीं था, ठीक है। बट इन दिस द ऑल द डेफिनेशंस आर अल्फाबेटिकल इन नेचर। अल्फाबेटिकल सीरीज में मिलेंगे, जैसे 2 के 1 में एक्ट है, फिर 2 के 2 में आपको एनिमल मिलेगा, ठीक है। 2 के 3 में आप जाएंगे तो चाइल्ड मिलेगा, 2 के 4 में काउंटर फिट, 5 में कोर्ट, 6 में डेथ, ये सब मिलेगा। एक मैं और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ क्लियर करना चाहता हूँ कि हम कुछ ट्रिक्स की बात करेंगे जिससे आपको ये डेफिनेशंस इजीली याद हो जाएंगी। तो सो प्लीज वीडियो को ध्यान से देखते रहें और सुनते रहें ध्यान से। सबसे पहली जो डेफिनेशन आती है वो आती है आपकी एक्ट। आप देखेंगे मैंने 2 सब क्लॉज 1 और 2 क्लॉज 25 ओमिशन, एक्ट और ओमिशन को एक साथ लिखा है। सबसे पहले इसका मीनिंग समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एक्ट। अगर आप देखेंगे तो जो आईपीसी थी हमारी, आईपीसी में भी ये कहीं डिफाइन नहीं था एक्ट। आप सेक्शन 33 ऑफ आईपीसी, वहां आप एक्ट और ओमिशन एक साथ देखते थे एक ही चैप्टर में। एक्ट होता है हिंदी में कार्य बोलते हैं, ओमिशन को लोप बोलते हैं। कार्य और लोप की जो परिभाषा है वो आपके सेक्शन 33 में एक साथ दे रखी थी, उसको यहां डिवाइड कर दिया 21 और 225 में, ठीक है।
दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे क्या आती है कि भी एक्ट डिफाइन नहीं है, लेकिन ये एक्ट की डेफिनेशन क्या है, इट्स नॉट अ डेफिनेशन। ये एक्ट सिर्फ ये कह रहा है, क्लैरिटी दे रहा है कि भाई जो आपकी सीरीज ऑफ एक्ट होगी उसको सिंगल एक्ट समझा जाएगा। यानी कि अगर मान लो कहीं पे एक्ट लिखा है, एक सिंपल, पहले डिटेल और समझने से पहले ये समझिए, एक्ट इज इक्वल टू एक्ट, मल्टीपल एक्ट सिंगल एक्ट दोनों को एक जैसा समझा जाएगा। अब आते हैं एक्ट होता क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्ट। देखिए अगर इसका जनरल मीनिंग देखेंगे तो समथिंग डन बाय वॉलेंटरली, जो बंदा क्या करे, वॉलेंटरी कुछ करे। जब आप आईपीसी में सेक्शन 39 पढ़ते थे तो वहां आपने वॉलेंटरी की डेफिनेशन पढ़ी है, और वो सेम डेफिनेशन आप यहां भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब ये जो डेफिनेशन है वॉलेंटरी की, ये यहाँ के 33 में पढ़ेंगे आप। देखिए नंबर्स पे ध्यान देने की जरूरत नहीं है अभी, सिर्फ चीजों को समझिए, धीरे धीरे नंबर प्रैक्टिस में ऑटोमेटिक आपको याद करा देंगे। एक्ट क्या है, व्हाट डू अंडरस्टैंड बाय एक्ट। एक्ट मीन समथिंग विच इज डन वॉलेंटरली, अपनी इच्छा से, स्वेच्छा से किया गया कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा, सम फिजिकल एक्शन ऑफ आवर बॉडी। तो ओमिशन क्या है, ओमिशन है जब हम कुछ नहीं करें तब ओमिशन है। लेकिन ओमिशन पे एक वर्ड मैं यहाँ पे यूज करूंगा, कल्पेबल ओमिशन। कल्पेबल ओमिशन, एक भिखारी बहुत भूखा था और आपने उसको रोटी नहीं दी और वो मर गया भूख से, उसकी हत्या का जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप हैं, आप उसको रोटी देते तो बच जाता। लेकिन क्या इसकी वजह से आपके ऊपर मर्डर के चार्ज लग सकते हैं, कल्पेबल होमिसाइड के चार्ज लग सकते हैं, अबैटमेंट ऑफ मर्डर के चार्ज लगते हैं, अटेम्प्ट ऑफ मर्डर के नहीं लग सकते, क्योंकि ये जो ओमिशन है आपका ये कल्पेबल नहीं है। कल्पेबल ओमिशन कब होता है कि जब आप कुछ कानून आपसे चाहता है कि आपको करना और आप वो नहीं करते। अंडरस्टूड। एनी नेग्लेक्ट और ओमिशन which a person is required by law to do, ठीक है, वो क्या बनाता है आपका, कल्पेबल ओमिशन बनाता है। सो 2:1 और 2:25 एक ही चीज कहते हैं कि ओमिशन इज इक्वल टू ओमिशंस एंड एक्ट इज इक्वल टू एक्ट्स। सीरीज ऑफ एक्ट्स को भी सिंगल एक्ट माना जाएगा, ठीक है, और सीरीज ऑफ ओमिशंस को भी सिंगल ओमिशन माना जाएगा। क्लियर, ये चीज क्लियर होगी यहां तक, अंडरस्टूड। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। अरे बड़ा प्यारा बच्चा, भाई इसके बारे में बात करें, पहले हम एनिमल की बात करते हैं। एनिमल की जब डेफिनेशन आप देखते तो सेक्शन 47 ऑफ आईपीसी ये एनिमल की डेफिनेशन देता था। अदर देन ह्यूमन बीइंग, कोई भी लिविंग क्रिएचर है वो एनिमल है, बस इतना याद रखिए। आईपीसी में सेक्शन 47 था, नाउ 2 ऑफ 2 में है। अब ट्रिक की मैंने आपको बात की थी, हम ट्रिक्स की छोटी छोटी बातें करेंगे। तो देखिए 2 और 2, 4 पैरों पे कौन चलता है, आदमी चलता है क्या 4 पैरों पे, नहीं, कौन चलता है, एनिमल चलता है। 2-2, 2 पैर आगे 2 पैर पीछे, है ना, ये देखो 2 आगे हैं 2 पीछे, क्या बन गया, एनिमल बन गया आपका। ये पूछ भी लगा दिया, क्लियर, याद हो गया, इतना ही याद रखना है। नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। 2-3, 2-3 साल का, देखो जब जनरली यहाँ पे ट्रिक क्या रहेगी हमारी, कि हम क्या बोलते हैं कि ये जो बच्चा है प्यारा सा, जिसकी अभी मूछें भी नहीं आई हैं, मूछें बना दे, ऐसे बनाते थे ना बचपन में, इसकी मूछें बना देते हैं, ये कितने साल का होगा, तो आप कहोगे कि सर ये 2-3 साल का होगा। कितने साल का होगा, 2-3 साल का। 2-3 साल का क्या होता है, बच्चा होता है, चाइल्ड हो गया। अब चाइल्ड मीन्स एनी पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 ईयर्स, एंड यह सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, इट इज न्यूली इंसर्टेड। ये पहले आईपीसी में जो है चाइल्ड की कोई भी डेफिनेशन नहीं थी। तो आईपीसी में क्या प्रोविजंस थे, आईपीसी में आप सेक्शन 82 और 83 पढ़ते थे, डॉली इन कैपेक्स। तो यहां पे हमने एज दी थी 7 से 12 और 0 से 7, 1 से 7, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 7 एंड 7 to 12। 7 साल तक के बच्चे द्वारा किया गया अपराध कोई अपराध नहीं होता, और 7 से 12 में इट डिपेंड्स अपॉन द मैच्योरिटी ऑफ चाइल्ड। ये अब तक हम पढ़ते थे, लेकिन यहाँ चाइल्ड को बड़ा क्लियर किया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, लिस्ट है आपके सामने, चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2016, इमोरल ट्रैफिक प्रिवेंशन एक्ट 1986, चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन एक्ट 2006, राइट ऑफ चिल्ड्रन टू कंपल्सरी एंड फ्री एजुकेशन एक्ट 2009, जेजे एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट जिसको बोलते हैं, पोक्सो, ये सब तो आप जानते ही होंगे, पोक्सो ये दोनों तो बड़े इंपॉर्टेंट है। इन सब में चाइल्ड के बारे में बताया गया है।
जुवेनाइल जस्टिस में निर्भया केस के बाद केसेस 3 तरह से ऑफेंस को डिवाइड किया गया, पैटी ऑफेंसेस, सीरियस ऑफेंसेस और हीनियस ऑफेंसेस। अब ये सारे ना अप टू 18 ईयर्स मानते हैं, लेकिन जो आपका लेबर प्रोटेक्शन है वो कहता है 14 साल तक के बच्चे काम नहीं कर सकते। आपका आर्टिकल 24 कॉन्स्टिट्यूशन का यही बात कहता है। तो इसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे हम, लेकिन यहां सब जगह पहले प्रोविजंस थे। चाइल्ड का प्रोविजन कहाँ कहाँ था, देखिए आईपीसी में हम बात कर चुके हैं, सीआरपीसी में बात करेंगे, पुराना अभी सीआरपीसी 1973 1860। तो आईपीसी में कहाँ प्रोविजन था, 82 और 83 में, डोली कैपेक्स, डोली इन कैपेक्स। हमने यहाँ एज थी हमारी अप टू 7 एंड 7 टू 12 ईयर्स तक ये एज थी। सीआरपीसी में एक सेक्शन आता है सेक्शन 27, पुरानी सीआरपीसी की बात कर रहा हूँ ताकि आपके रेफरेंस में आपको याद रहे। अब ये सेक्शन 27 क्या कहता है कि अप टू 16 ईयर्स की एज का अगर कोई ऑफेंडर आता है जज के सामने, सीजेएम के सामने लाया जाएगा, देन सीजेएम विल डिसाइड क्या करना है, बेल प्रोविजन से इसके रिगार्डिंग। तो अब इस यहाँ पे चाइल्ड की डेफिनेशन कहीं नहीं थी, प्रोविजंस तो थे, इसीलिए बहुत क्लैरिटी के साथ चाइल्ड की डेफिनेशन यहाँ इंक्लूड कर ली गई है। क्लियर। नेक्स्ट आते हैं 204 में, 2-3 साल के बच्चे के बारे में आप समझ के, चाइल्ड की डेफिनेशन न्यूली इंसर्टेड, इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब आते हैं यहाँ पे काउंटरफिट। काउंटरफिट, काउंटरफिट का क्या मतलब होता है कि अ पर्सन इज सेड टू काउंटरफिट हु कैन मेक द थिंग्स टू रिजेंबल अनदर थिंग इंटेंडिंग बाय मीन्स ऑफ द रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। अब यहाँ जो कीवर्ड है ना वो देखिए, पहली बात तो क्या है कि सेम चीज बनाई, किसके लिए, इंटेंशन क्या होनी चाहिए, इंटेंशन इज इंपॉर्टेंट डिसेप्शन करने के लिए, या नॉलेज हो, इंटेंशन हो या इस बात की नॉलेज हो कि भैया डिसेप्शन हो सकता है, ठीक है, तो वहां पे काउंटरफिट माना जाएगा। बट एक्सप्लेनेशन दे दिया गया कि कल को ताकि कोई इसका बेनिफिट ना ले। आपने देखा होगा 500 रुपए का एक नोट जब भी आप किसी को देते हो तो हवा में 10 बार उठा के देखता है ऊपर नीचे। सो इट इज वेरी वेरी क्लियर यहाँ पे कि भाई देखो, जब जरूरी नहीं कि वो सेम ही हो। आप कहोगे कि जी काउंटरफिट कैसे हुआ, यहाँ पे झंडा बड़ा है यहाँ झंडा छोटा है, सेम नहीं है, काउंटरफिट नहीं हो गया। तो एक्सप्लेनेशन 1 डाली कि इट इज नॉट एसेंशियल टू काउंटरफिटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट। एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है, इसको और क्लियर कर दिया एक्सप्लेनेशन 2 में। When a person cause one thing to resemble another thing and the resemblance is such, नकली तो बना दी और उसका रिजेम्बलेंस दिखावा ऐसा है कि अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड, एक आदमी धोखा खा सकता है। भाई नकली करेंसी कैसे घूम, धोखा खा जाते हैं ना लोग। इट शैल बी प्रिज्यूम्ड अंटिल कंट्रेरी इज प्रूव्ड। अब यहां देखिए कौन सी प्रिजम्पशन है, शैल बी प्रिज्यूम्ड, यानी कि प्रिजम्पशन ऑफ लॉ, प्रिजम्पशन ऑफ लॉ है। रिबटेबल प्रिजम्पशन, रिबटेबल क्यों बोला मैंने, क्योंकि इसने कहा है अंटिल द कॉन्ट्रैरी इज प्रूव्ड, कोर्ट कहेगा कि मैं मानता हूं, आप प्रूव करके दिखाओ, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन 1 को क्या करता है, इनहेंस करता है। दैट द पर्सन सो कॉजिंग द वन थिंग टू रिजेंबल द अदर थिंग इंटेंडेड बाय मींस ऑफ दैट रिजेंबलेंस टू प्रैक्टिस डिसेप्शन। भैया कोर्ट ये मानेगी कि तुमने धोखा देने के लिए बनाया है। अब हुआ क्या कि यहाँ पे एक कोई पुराना ओल्ड क्रीचर है, कुछ पिक्चर, वो आपकी मूर्ति है बहुत पुरानी, जिसकी काली दुनिया में करोड़ों में कीमत है, जैसे मूवीज में देखते थे ना। अब किसी ने सेम बना दिया ऐसे डिट्टो दिखने में, इसका कान थोड़ा अलग है, इसके कान में थोड़ा सा छोटापन है। अब आप कहोगे जी सेम तो नहीं है, लेकिन जिसने ओरिजिनल को सिर्फ देखा है वो इसे देख के धोखा नहीं खा सकता क्या कि ये ओरिजिनल है। तो जिसने बनाया कोर्ट ये मानेगा कि भैया देखो तुमने धोखा देने के लिए बनाया है, लेकिन ये प्रूव कर सकता है कि जी मैंने धोखा देने के लिए नहीं बना, बनाने वाला मूर्ति नहीं प्रूव करेगी यार। ठीक है, क्लियर हो गया। तो 2-4 में काउंटरफिट। अब आप मुझे बताएंगे कि आईपीसी के किस सेक्शन में काउंटरफिट डिफाइन था, सेक्शन 28। कहां पे डिफाइन था, सेक्शन 28 में। अब आते हैं 205 में, कोर्ट। अब कोर्ट का मतलब क्या होता है, अभी देखिए 205 में क्या है, कोर्ट है। तो क्या जो हमारी बिल्डिंग है भाई, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, हमारा मक्का मदीना हरिद्वार सब भाई सुप्रीम कोर्ट ही है।
तो एडवोकेट्स के लिए तो ये मंदिर है। तो क्या सिर्फ ये बिल्डिंग सुप्रीम कोर्ट है? Is the building which is in your city or the in Delhi Supreme Court is a court? No. Court means a judge. कोर्ट का मतलब होता है कि हमारे जो चेयर पे जज साहब बैठे होंगे ना, जो आप भविष्य में बनेंगे, ठीक है, वो जज साहब हमारे क्या है? कोर्ट है। और ये जज कौन होंगे? जो हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू एक्ट जुडिशियली अलोन, या तो अकेले, या फिर बेंच देखिए आपने, 2 जजेस बेंच, 3 जजेस बेंच, 5 जजेस बेंच, या बॉडी ऑफ जजेस एक्टिंग जुडिशियली। जब कोई जज या ग्रुप ऑफ जज एक साथ मिलकर जुडिशियली एक्ट करते हैं, दे फॉर्म अ कोर्ट। तो वहां उसे क्या कहते हैं? कोर्ट। अब यहां भी ट्रिक की बात कर लेते हैं। COURT 1 2 3 4 5। कोर्ट में कितने अल्फाबेट्स हैं? 5। तो 2 के 5 में तो डिफाइन है भाई। सेक्शन 2 तो है ही डेफिनेशन वाला। कोर्ट में 5 वर्ड आते हैं, जैसे 2 के 5 में डिफाइन है, याद हो गया बस। अब आते हैं डेथ के ऊपर। डेथ means the death of a human being unless the contrary appears from the context। बट डेथ ये मानी जाएगी कि किसी ह्यूमन बीइंग की हो, ठीक है, ह्यूमन बीइंग की होनी चाहिए। तो क्या कहीं पे ह्यूमन बीइंग भी डिफाइन है? कहीं कहीं पे कहीं ह्यूमन बीइंग डिफाइन नहीं है। बस अदर देन ह्यूमन बीइंग एनिमल्स है। पर्सन डिफाइन है, मेल फीमेल डिफाइन है, मैन वुमेन वो डिफाइन है वहां पे, उसकी हम बात करेंगे। सो 2 के 6 में आ गया डेथ। 7 आ गया डिसऑनेस्टली, ठीक है। अब डिसऑनेस्टली मींस डूइंग एनीथिंग विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग रॉन्गफुल गेन टू वन पर्सन एंड रॉन्गफुल लॉस टू अनदर पर्सन। अब भैया रॉन्गफुल गेन और रॉन्गफुल लॉस क्या होगा? ऐसा फायदा जो गलत तरीके से मिले और ऐसा नुकसान जो किसी को गलत तरीके से किया जाए। तो यहीं पे अपने नोट्स में लिख लो, रॉन्गफुल गेन को ऐसे टिक करो, बोलो कि ये डिफाइन है 2 के 36 में। और रॉन्गफुल लॉस कहाँ डिफाइन है? कहाँ पे? 2 के 37 में। 237 में। फिर गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, ये भी डिफाइन है 2 के 38 में। अब ये सारी चीजें ना, रॉन्गफुल गेन, रॉन्गफुल लॉस, गेनिंग रॉन्गफुली एंड लूजिंग रॉन्गफुली, ये सब चीजें एक साथ डिफाइन थी आईपीसी के अंदर सेक्शन 23 के अंदर। हालांकि इन पे हम आगे आएंगे। तो वहां डिसऑनेस्टली होता है। अब डिसऑनेस्टली कहां डिफाइन है? ये 24 में डिफाइन था, आईपीसी के सेक्शन 24 में डिफाइन था। ट्रिक क्या है? आईपीसी तो आपको याद है 24 में था डिसऑनेस्टली। 2 + 4 कितना हो गया? 6। भाई जब बीएनएस आई तो एक कदम आगे बढ़ जाना है, एक कदम आगे बढ़े तो बन गया 7। 2 के 7 में। देखो ऐसे दो आपको कंपैरिजन भी याद हो जाएगा और चीजें भी याद हो जाएंगी। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के ऊपर। 8 में आता है डॉक्यूमेंट। देखिए डॉक्यूमेंट जो है, जब आप आईपीसी में पढ़ते थे तो आईपीसी के अंदर डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन सेक्शन 29 में थी। मीन्स एनी मैटर एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। क्या किया हो? जो कोई भी ऐसा मैटर जो एक्सप्रेस किया या डिस्क्राइब किया हो अपॉन एनी सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस पे किया हो, लेकिन उसके तरीके 3 होने चाहिए। क्या क्या तरीके होने चाहिए? ईदर थ्रू लेटर्स और फिगर्स और मार्क्स, और बाई मोर देन वन ऑफ दीज मीन्स। हो सकता है किसी पे भाई फिगर भी बना रखा हो, लेटर्स भी दे रखे हो। ये 3 ही तरीके, या इन तीनों को मिला के, इन तीनों में से एक तो 100% मिलेगा, दोनों भी मिल सकते हैं, तीनों भी मिल सकते हैं। एंड इंक्लूड इलेक्ट्रॉनिक एंड डिजिटल रिकॉर्ड। पहले हम 29A में इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पढ़ते थे, अब यही इंक्लूड कर दिया कि भैया यहाँ पे जो है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड और डिजिटल रिकॉर्ड को भी काउंट किया जाएगा। क्लियर हो गया? अब एक्सप्लेनेशन देखिए। इट इज इमेटीरियल, ये बात मायने नहीं रखती है बाय व्हाट मीन्स और अपॉन व्हाट सब्सटेंस, कि किस तरीके से, पेन से लिखा है, चम्मच से लिखा है, लकड़ी से लिखा है, भी उसने किसी भी तरीके से लिखा हो, किसी भी सब्सटेंस में लिखा हो, अगर वहां पे लेटर्स, फिगर और मार्क्स बने हैं, whether evidence is intended for or may be used
इन अ कोर्ट और नॉट। इससे कोई मतलब नहीं है कि वो कोर्ट में एविडेंस के तौर पे एडमिसिबल है कि नहीं है। और राइटिंग एक्सप्रेसिंग द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विच मे बी यूज्ड एज एविडेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज अ डॉक्यूमेंट। आप कॉन्ट्रैक्ट लिखते हो किसी के साथ, जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हो भी आप कॉन्ट्रैक्ट में टर्म एंड कंडीशंस लिखते हो, इट विल बी क्या होगा, एक डॉक्यूमेंट है। सॉरी। A checkbook upon a banker is a document. A power of attorney is a document. A map or plan which is intended to be used, फिगर बने होते हैं ना मैप और प्लान में, ये भी क्या डॉक्यूमेंट है। राइटिंग कंटेनिंग डायरेक्शन इंस्ट्रक्शन मैनुअल्स क्या है, डॉक्यूमेंट है। एक्सप्लेनेशन 2 कहते हैं कि वट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर फिगर एंड मार्क्स। देखिए किसी भी सब्सटेंस पे किसी भी तरीके से जहां पे लेटर्स फिगर और मार्क्स के द्वारा कुछ एक्सप्रेस किया गया है, ठीक है, एज एक्सप्लेन्ड बाय द मर्केंटाइल एंड अदर यूसेज शैल बी डीम्ड टू बी एक्सप्लेन्ड बाय सच लेटर। अब मान लीजिए उसे मर्केंटाइल क्या होता है, आपका व्यापारिक तौर पे है ना, या किसी दूसरे यूसेज के लिए दिया गया है, तो उसको इस सेक्शन में ये माना जाएगा। अब यहाँ की इलस्ट्रेशन बड़ा क्लियर कर दिया इसने कि ये लास्ट में ना ये इलस्ट्रेशन है इतना। ए राइट हिज नेम ऑन द बैक ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज पेएबल टू हिज ऑर्डर। बिल ऑफ एक्सचेंज पे अपना नाम लिख देता है वो पीछे। द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट एज एक्सप्लेन्ड बाय मर्केंटाइल यूसेज। व्यापार में क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज पीछे नाम लिख दिया, इसका मतलब उतने पैसा देना चाह रहे हो, तो ये उसमें इसका मतलब ही क्या है कि बिल इज टू बी पेड टू द होल्डर। द एंडोर्समेंट इज अ डॉक्यूमेंट, जो उस पर एंडोर्समेंट की गई वो क्या है, डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट का मतलब कागज ही नहीं है, क्लियर। And shall be construed in the same manner as if the words pay to the holder or the words to that effect had been written over the signature. एक्सप्लेनेशन आपको शायद किस किस को समझ में आया। सपोज करो ये बिल ऑफ एक्सचेंज है, अब इसके पीछे उसने नाम लिख दिया, तो भैया जब नाम लिख दिया तो क्लियरली बात है कि जिसको आपने बिल ऑफ एक्सचेंज दिया आप उसको इतने पैसे देना चाहते हो, और ये समझा जाएगा कि आपने यही बात उस पर लिखी है, ये कहना चाह रहा है व्यापारिक तौर पे, क्लियर। अब आते हैं 2 और 9 में फ्रॉडुलेंटली। अब फ्रॉडुलेंटली मीन्स डूइंग एनीथिंग विद द इंटेंशन टू डिफ्रॉड बट नॉट अदरवाइज। भाई फ्रॉडेंटली कहाँ, आईपीसी में कहाँ डिफाइंड था फ्रॉडेंटली, आईपीसी के अंदर ये सेक्शन नंबर 25 में डिफाइंड था, ठीक है। तो 2 ऑफ 9 में फ्रॉडेंटली हो गया। अब फ्रॉडेंटली का मतलब जहां पे इंटेंशन हो, क्या हो, इंटेंशन, यानी विदाउट इंटेंशन फ्रॉडुलेंट का काम नहीं हो सकता। 10 आता है जेंडर। जेंडर पहले कहां पे डिफाइन था, सेक्शन 8 में डिफाइन था, आईपीसी के सेक्शन 8 में। अब जेंडर, द प्रोनाउन ही एंड इट्स डेरिवेटिव आर यूज्ड फॉर एनी पर्सन वेदर मेल फीमेल और ट्रांसजेंडर। अब ये कह रहे हैं कि अगर ही लिख दिया ना, ही का मतलब एक लड़की भी है, ही का मतलब एक लड़का भी है, और ही का मतलब एक ट्रांसजेंडर भी है, इन तीनों को। अभी यहाँ पे देखिए ट्रांसजेंडर डाला गया वर्ड, अब ट्रांसजेंडर एक्सप्लेनेशन में डाला गया, ये चीज पहले नहीं थी। सेल ऑफ द मीनिंग असाइन टू इट इन क्लोज के ऑफ सेक्शन 2 ऑफ ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन राइट एक्ट 2019। मोदी जी की गवर्नमेंट ने 2019 में आने के बाद ट्रांसजेंडर्स को राइट दिए। क्या गवर्नमेंट ने दिए, भैया सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में केस डिसाइड किया था, नलसा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया, और वहीं पे ट्रांसजेंडर राइट्स की पहली बार बात की गई थी, क्लियर। स्टेट, सभी स्टेट्स को डायरेक्शन मिली थी, तो वो केस भी याद रखिएगा और साथ में डेफिनेशन भी। अब आते देखिए 11 गुड फेथ। अब 11 में सबसे पहले मैं ट्रिक की बात कर लूं, मैं इंपॉर्टेंट की ट्रिक बता रहा हूं आपको। गुड फेथ जो है ये पहले डिफाइन था सेक्शन 52 ऑफ आईपीसी में, 52 ऑफ आईपीसी। गुड फेथ कब होता है भगवान में, जब 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाते हैं यहाँ, तभी गुड फेथ बनता है ना आपका। कहते हो भगवान को मैंने 11 में आप मुझे पास कराते ना, मैं 11 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा, क्या हो गया, गुड फेथ हो गया। Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention। ये कह रहा है जब तक आपने गुड फेथ में दिखाना, तो ये दिखाना पड़ेगा कि भैया विदाउट ड्यू केयर एंड अटेंशन
होना चाहिए। नथिंग इज सेड टू बी डन, अभी नेगेटिव डेफिनेशन देता है। क्या देता है? इसकी नेगेटिव डेफिनेशन है। गुड फेथ की जो डेफिनेशन है वो क्या है? यहाँ पे नेगेटिव है। अब गुड फेथ में जो ये कहना क्या चाह रहा है कि भैया गुड फेथ अगर आपने किसी ने किया है तो ड्यू केयर और इंटेंशन होनी चाहिए, तभी हम गुड फेथ मानेंगे, है ना। ये कई सारे केसेस सुप्रीम कोर्ट ने इसको किया है। अब जनरल क्लॉजेज एक्ट में आप जाएंगे तो वहां भी आपको गुड फेथ की डेफिनेशन मिलेगी। आप इस कितने लोगों को पता है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट भी है 1897 का, जहां पे बहुत सारी डेफिनेशंस दी गई हैं, तो वहां पर भी गुड फेथ डिफाइन है, ठीक है। और वहां क्लियरली लिखा गया है कि गुड फेथ वहां होगा जहां पे जो फैक्ट डन है वो ऑनेस्टली किया गया हो। क्लियर? चलिए फिर आते हैं 2 of 12 गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट होगा, ठीक है। पहले गवर्नमेंट की डेफिनेशन जो थी वो सेक्शन 17 ऑफ आईपीसी में थी। हार्बर, हार्बर की जो डेफिनेशन थी वो 52A में थी पहले। हार्बर इंक्लूड सप्लाइंग अ पर्सन विद शेल्टर, फूड, ड्रिंक, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन और मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, असिस्टिंग अ पर्सन बाय मीन्स ऑफ। अब कोई व्यक्ति भागा हुआ है किसी कोई अपराध करके, और उसको कोई शेल्टर देता है, फूड देता है, ड्रिंक देता है, ड्रिंक सिर्फ दारू नहीं, पीने के लिए भी, मनी, क्लोथ्स, आर्म्स, एम्यूनिशन, मीन्स ऑफ कन्वीनियंस, और असिस्ट करता है वो सारी चीजें प्रोवाइड करने में। तो अबेटमेंट में और हार्बर में क्या फर्क हुआ? भाई अबेटमेंट में भी तो ऐसे ही करते हो आप। अबेटमेंट जो अपराध करने से पहले होता है और हार्बर की जो ये मदद है ये अपराध होने के बाद होती है। टू इवेड एप्रीहेंशन, जो पकड़ा ना जाए, दाऊद को भगा दिया आपने, ठीक है, ऐसे। अब आते 2 of 14 में इंजरी। इंजरी मीन्स एनी हार्म वेदर इलीगली कॉज टू एनी पर्सन इन बॉडी, माइंड, रेपुटेशन और प्रॉपर्टी। जब आप इंजरी की डेफिनेशन पहले पढ़ते तो इंजरी डेफिनेशन आपको 44 में मिलती थी। अब 4 में से 3 गायब हो गए समय के साथ, तो बचा है 14। अब ये कह रहा है कि जो इलीगली कॉज की गई है, और 4 तरह की होती है। कैसे? माइंड में, रेपुटेशन, प्रॉपर्टी और बॉडी। इंजरी जो है आपकी, इंजरी कितनी तरह की होती है? 4 तरह की, बॉडी, माइंड, रेपुटेशन एंड प्रॉपर्टी। तो रेपुटेशन इज आल्सो अ इंजरी, इसीलिए हमने डिफेमेशन को यहां बनाया ना, ऑफेंस बनाया है। अब आते 2 of 15 इलीगली या लीगली बाउंड टू डू। ये पहले सेक्शन 43 हुआ करता था। सेक्शन क्या था? 43 ऑफ आईपीसी था। बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, इसको मार्क कर लेना इंपॉर्टेंट। The word illegal is applicable to everything which is an offense and which is prohibited by law. कोई भी ऐसा काम जो कानून के द्वारा प्रोहिबिटेड है, और विच फर्निश ग्राउंड, ये जो ये लाइन है ना इसको कर लो भैया बिल्कुल हाईलाइट, और विच फर्निश ग्राउंड्स फॉर सिविल एक्शन। ये एमसीक्यू में एक बार नहीं बहुत बार पूछी जा चुकी है, इसको ध्यान रखना। प्रोहिबिटेड बाय लॉ तो है, अपराध है वो भी लीगली है, तो उसे क्या माना जाएगा? इलीगल माना जाएगा। इलीगल की डेफिनेशन में जो मैंने किया है इसको ध्यान रखना। अ पर्सन इज सेड टू बी लीगली बाउंड टू डू वेदर इट इज इलीगल टू हिम टू ओमिट। ठीक है, क्लियर? इसका अभी आज का टाइम हो गया है। इन द नेक्स्ट क्लास ऑनवर्ड हम इसको यहीं से कंटिन्यू करेंगे। डेफिनेशन अप टू 39 तक है और आगे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन आने वाली है। तो आज का अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज मेल करें, और आप मुझे जरूर कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और हाँ, एक लास्ट अनाउंसमेंट, अगर आप इस वीडियो को शेयर करके 1000 व्यूज तक पहुंचा दोगे तो मैं आपको ये सारे IBNS के नोट्स टेलीग्राम पे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराऊंगा।
सो प्लीज डू दिस। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।